हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करने चल रहे हैं हम। आप लोगों का डिमांड था कि इसका वीडियो बनाएं हम, तो चलिए बनाते हैं इसका वीडियो, देखते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्लास 11th में जैसे 10 तक हमने पढ़ा है केमिस्ट्री, उसी तरह क्लास 11th में जो केमिस्ट्री होगी वो बेसिकली 3 टाइप में हो जाएगी: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो जनरली स्टूडेंट्स के बीच में ये होता है कि काफ़ी टफ़ है। तो टफ़ नहीं है, बस ये है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो ये काफ़ी इजी होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली कार्बन से जुड़ा होता है, क्योंकि इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन से जब लिया जाता था, जिसका हिंदी भी जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ। तो बेसिकली कहा जाता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। नॉट ये मतलब हमेशा सही नहीं है, इसके पीछे बहुत अभी फैक्ट है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नियरली 200 ईयर ओल्ड है, मतलब 200 सालों से ये लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है। 70-80 तक जो कंपाउंड्स थे उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि उससे पहले जो कंपाउंड्स थे उसको बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे डिफाइन किया गया। उसके बाद बताया गया कि जो उनके सोर्सेज हैं उनके बेसिस पे कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया, और बोला गया कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो जनरली जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जो मिनरल से मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में उनको जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया गया। तो उसी में से जो कार्बन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो काफ़ी एक ब्रीफ, बहुत ज़्यादा एक लंबा है, ये बहुत ज़्यादा इसके कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसको स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच का इस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें कार्बन के बारे में कुछ जानना होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानने में होगा, क्योंकि क्लास 10th में भी हम कुछ प्रॉपर्टी देख चुके हैं, फिर भी एक बार हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टी को रिमाइंड करना ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत जो है वो कार्बन से होता है। कार्बन सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप्स C612, C613 एंड C614। इसके ये आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, और 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या कह सकते हैं इन तरह के गैसेज में। और अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं, कार्बोनेट्स और मिनरल्स, उनके फॉर्म में पाया जाता है, या और भी जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें। तो ये इनका आकरण से दृष्टि हम कह सकते हैं कि इनका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, फिर भी ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म में कहें तो पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो पाया ही जाता है, सभी तरह के प्लांट्स एनिमल्स में ये पाया जाता है, और ह्यूमन बीइंग्स में भी कह सकते हैं कि पाया जाता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो कार्बन कंपाउंड्स के रूप में ही होती है। तो कार्बन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स भी जो होता है एनर्जी स्टोर करते हैं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी वो भी एक कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो भी जो फूड खाते हैं वो भी कार्बन के रूप में, इंसान जो हैं वो भी जो ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो भी कार्बन के रूप में ही होते हैं। तो हर जगह जो है कार्बन पाया जाता है। तो जो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं उनमें ये जो है, ये और ये 3 सबसे ज़्यादा अमाउंट में C612 पाया जाता है। C614 जो है एक तरह का रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होता है, इसका रेडियोएक्टिव आइसोटोप, और इसके हेल्प से ही कार्बन डेटिंग किया जाता है, मतलब एज पता कर लिया जाता है। प्लांट्स एनिमल्स, अगर डेड प्लांट्स एनिमल्स हैं तो इसका एज पता किया जा सकता है कार्बन 14 का यूज़ करके। और कार्बन 13 जो है वो एक तरह के NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है, जिसको आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कार्बन कुछ प्रॉपर्टी जो शो करता है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 2 और 4।
2, K सेल में 2 और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको हम लोग S और P ब्लॉक में डिवाइड करें तो ये फर्स्ट सेल में K में कितने होते हैं, बस एक S सेल होता है, S सब सेल। L में 2 होते हैं S और P सब सेल में। S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में 10 हो सकते हैं और F में 14। ये आप केमिकल बॉन्डिंग अगर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसमें है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे फिर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे सेल्स के सब सेल्स होते हैं। K सेल है तो उसका एक सब सेल होता है S, L सेल है तो उसके 2 सब सेल होते हैं S और P, M सेल है तो उसके 3 होते हैं S, P और D, N सेल है तो उसके 4 होते हैं S, P, D और F। तो इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। सबको अगर ऐड करें आप देखेंगे कि 2, 6 और 2 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, इसमें 10, 6, 12, 2, ये टोटल 18 और इसमें 14, 10, 24, 6, 30, 2, 32। तो यही हम रूल जानते भी हैं कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8, M में 18 और N में 32। तो सेल्स के बीच में भी क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें उस रूप में तो K में एक सब सेल होता है 1s, क्यों, पहला सब सेल है तो 1 लिखा है मैंने उसके लिए। और L में जो 2 सेल हैं, सब सेल हैं, तो उनके लिए 2 से डिनोट किया जाएगा, 2s 2, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और P में मैक्सिमम 6, कम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 होंगे। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे तो वो चला जाएगा P को, 2p2। तो ये इसका sp इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैसे हैं। तो बैलेंस सेल में, बैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, तो जो लास्ट सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वही होता है बैलेंस सेल। तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। और हम बैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस सेल। उनके बैलेंस सेल में यानी उनके लास्ट यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी बेसिस पे हम लोग बैलेंसी को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन की बैलेंसी कितनी हुई, 4 हुई, कार्बन की बैलेंसी 4 हुई। और एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, टेट्रा वैलेंसी। जनरली बैलेंसी क्या होती है, 0 1 2 3, और एक कार्बन की जो होती है ये 4, और इसके ग्रुप्स की और भी कुछ एलिमेंट्स की होती है 4, जो इसको काफ़ी यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। और इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद से जोड़ने की प्रॉपर्टी, और वो जो है वो पीरियोडिक टेबल में कार्बन की सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन जो क्या करता है, अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टडी को करने के लिए, स्टडी देखने के लिए एक स्पेशल ब्रांच का स्टेबलाइज किया गया जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। तो शुरू में जो कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, यानी वो नेचुरली ही अवेलेबल हैं। लेकिन बाद में होलर एक केमिस्ट थे, उन्होंने अमोनियम साइलेट से यूरिया का प्रिपरेशन करके लाइब्रेरी में बताया, लैब में, कि ये पॉसिबल है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन ओनली नेचुरली, वो गलत हो गया, और हम कह सकते हैं कि वी कैन आल्सो सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो उसका जो पहला एग्जाम्पल था, जो पहला कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था लैब में, वो होलर के द्वारा यूरिया प्रिपेयर किया गया था। कैसे, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है NH4CnO, अमोनियम साइनेट। और बस इसका क्या हुआ था, रीअरेंजमेंट हुआ था। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का, एलिमेंट्स का पोजीशन कुछ चेंज हो जाना, बॉन्ड का इंटरचेंज हो जाना, तो उससे बना था यूरिया। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, यूरिया। तो ये पहला कंपाउंड था जो कि लैब में किसी केमिस्ट के द्वारा या फिर कहें तो किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया। तो फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब वाज यूरिया प्रिपेयर्ड बाय होलर फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो ये अमोनियम साइनेट के द्वारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया होलर के द्वारा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर किया गया था। ठीक है,
तो बेसिकली जो कार्बन का डिफिनीशन होता था शुरू में, वो कहा जाता था कि कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करेगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके प्रिपरेशन के बाद ये पता चला कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, गलत है। बस कार्बन के प्रेजेंस से कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मिनरल से भी मिलता है, कार्बोनेट्स पे डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तब गलत हो गया। तब इसका मोर प्रिसाइसली जो डिफिनीशन दिया गया वो ये कहा गया कि कार्बन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई और एलिमेंट इनमें से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें से कोई एलिमेंट उसको कंटेन अगर कर रहा हो, या फिर कहें तो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन अगर कंटेन कर रहा हो, इनमें से कोई कंटेन करे ना करे, कार्बन अगर हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है तो ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो अगर हम कहें तो बेसिकली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, या फिर और कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करने वाले को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेसिकली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, मतलब जो इनसे बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उन्हीं का स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब जैसे मान लीजिए CH4 है तो इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन और बन गया CH3Cl, तो ये भी एक तरह का क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं, पहला ये था कि वो क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है, और दूसरा कि वो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो यही एक रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, या फिर कहें तो कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर लेता है, उसका रीजन क्या है। तो यही दो रीजन होते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी होता है और दूसरा कि वो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब टर्म आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स का। कार्बन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे मेटल्स नॉन मेटल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखे थे, या फिर उसके बाद भी जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़े थे उसमें भी हमने कार्बन के देखा थे कंपाउंड्स में। तो जो कार्बन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बेसिकली 2 होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और उनसे 3 बनते हैं, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन। फार्मूला क्या था, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये आई होप कि आपको याद होगा, इतने भुलक्कड़ मत बन जाइएगा। इसका एग्जाम्पल था एक CH4, इसका एग्जाम्पल C2H4, इसका एग्जाम्पल C2H2। ठीक है, देखिए आपकी जो भी कमेंट्स आते हैं उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका साउंड का इशू था तो माइक हमने अरेंज कर लिया है, एक बोर्ड भी बड़ा सा अरेंज कर लिया है मैंने, बस उसको सेटअप करना है। लाइट का भी एक जो प्रॉब्लम है अभी जो, उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। और आपकी जो डिमांड आती है कि हर एक क्लास की वीडियो बनाना, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि हम अकेले सब कुछ करते हैं, खुद ही वीडियो शूट करते हैं, खुद ही फिर उसको कंप्रेस करते हैं। एडिटिंग तो नहीं करते हैं क्योंकि एडिट करने नहीं आता मुझे कुछ, तो खुद ही सब कुछ करते हैं। तो इतना सारा एफर्ट लगा के सारा वीडियो एक दिन बनाना मुश्किल होता है। तो हम फिर भी आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी डिमांड है उसको हम पूरी करें। बस आपसे जो एक चीज़ हम मांगते हैं वो आप करते रहिए कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि हमारा जो एफर्ट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये ना हो कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और बस वो 1-2 लोग ही उसको देख पा रहे हों। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे तो मेरा एफर्ट जो होगा वो थोड़ा सा सक्सेसफुल लगेगा। चलिए, तो कार्बन जो होते हैं उसको हम लोग इसमें डिवाइड किए थे 10th में, एल्केन, एल्किन और एल्काइन में। तो हम जानते हैं कि एल्केन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को तो वहाँ पे आप बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा कि 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, 2 टाइप्स बॉन्ड। आयनिक को केमिकल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें जो बॉन्ड हो रही है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
तो अगर आप उसको पढ़ चुके हैं तो बेटर है, नहीं पढ़े होंगे तो उसको जब पढ़ेंगे आप डिटेल में वहीं पे। हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रो दे रहे हैं जिससे आपका यहाँ का काम चल सके। तो अगर एक कहीं पे भी एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई पाया जाएगा। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड अवेलेबल होगा। और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, जैसे कि एल्काइन में होता है, तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाई जाएंगे। ठीक, ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इनके ओवरलैपिंग के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं तो वो अगर सिग्मा बॉन्डेड हैं तो उसमें सिग्मा बस होगा, सिंगल बॉन्ड है तो। डबल बॉन्ड है तो उसमें पाई भी बॉन्ड होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी सिग्मा और पाई दोनों पाए जाएंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन आप बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। हाइब्रिडाइज मतलब जब डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स को मिलाकर एक सेम एनर्जी के डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिलाकर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं, नए ऑर्बिटल्स, तो उसको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे s ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स को मिलाकर ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन बनाया जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस सभी चीज़ों के बारे में आप केमिकल बॉन्डिंग में खूब अच्छे से पढ़ेंगे जब उस चैप्टर को हम देखेंगे तब। तो अगर sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, ये कैसे कब पता चलेगा कि sp हो रहा है, कब sp2 हो रहा है? तो अगर एक सिग्मा है और एक मिनट, आँख में कुछ पड़ गया, सॉरी आँख में कुछ पड़ गया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए CH4 के बारे में देखें तो CH4 में इसके कार्बन चारों हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो जब डबल बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन हो गए ऐसे, तो इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई है, एक सिग्मा और एक पाई हो गया। ठीक है, उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया तो एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा और 2 पाई हो गए। तो जब अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। चारों अगर उसके जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्डेड हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी जो यहाँ का कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और sp2 कब होगा, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, जैसे 1, 2 और 3। इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड से, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और अगर 2 शो कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है, जैसे इसमें 1 और 1, 2, तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो यो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। तो जब अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो उसको जो अरेंज किया जाएगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। कार्बन जो होता है इस केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, इसमें sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 होगा अगर तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और sp है तो लीनियर हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि अगर एल्केन की बात करें तो उसमें सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी sp3 होगा, और जब sp3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, डायमंड की तरह से कुछ कह सकते हैं आप। एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा था, sp2, और sp2 होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड इसमें होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा, तो उनके बॉन्ड से, कि किस टाइप का बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है बस तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक
पाई होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 2 एलिमेंट के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। पाई बॉन्ड 2 हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, लेकिन कार्बन हमेशा 2 एलिमेंट के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग्स में दोनों में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं सभी कार्बन से। हर एक ब्रांच का कोई ना कोई फादर कहा जाता है, मतलब उसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर कहे जाते हैं वो हैं वांट हाफ, क्योंकि इन्होंने एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ पाते हैं हम लोग कंपाउंड्स के, तो इसलिए इसको वांट हाफ को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो कभी भी अगर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड निकालना हो या हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो पहला हमारा काम जो होता है कि स्ट्रक्चर उसका बनाना, मतलब स्ट्रक्चर पूरा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को पूरा रिप्रेजेंट करना। तो पहला जो कंपाउंड है HC, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन और कार्बन CH, डबल बॉन्ड CH, CH। कैसे पता चल रहा है कि किसमें, अगर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ये बॉन्ड ही गायब कर दे, तब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके बीच में सिंगल बॉन्ड और किसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कार्बन की जो बैलेंसी होनी है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ही क्या होगी, 4 ही होगी, ना वो 4 से कम होनी है ना 4 से ज़्यादा होनी है। तो इस तरह से अगर देखें तो कार्बन की बैलेंसी 1 3 4, 3 और 1 4, 1 2 2 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, तो हर जगह कार्बन की बैलेंसी 4 हो रही है। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो चलिए इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, सिग्मा 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 और सिग्मा। तो इस तरह से हम कितनी आसानी से सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाई बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 और 2। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp। इस कार्बन से 1 और 2 तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। इससे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2। इससे 1 2 3 तो इसका भी sp2। इससे 1 2 3 4 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, और टोटल सिग्मा बॉन्ड है कितने इसमें, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसी तरह से आप सेकेंड वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सेकेंड वाले का अगर स्ट्रक्चर पहले बनाए CH2 हो गया, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH3, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक सिग्मा बॉन्ड रख देना है। और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई है। तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हम बता सकते हैं, 1 2 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इससे 1 2 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। इसका 1 2 3 तो इसका sp2 होगा, और इससे 4 है तो sp3 होगा। टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 2। ठीक है, तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। हम कुछ और भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को बताएंगे और हाइब्रिडाइजेशन उसका बताएंगे। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पॉज करके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला। कंप्लीट फार्मूला किसको बोलते हैं और कंडेंस्ड फार्मूला किसको बोलते हैं। सेमी मॉलिक्यूलर फार्मूले से कंप्लीट फार्मूला कैसे बन सकता है और कंडेंस्ड फार्मूला कैसे बन सकता है। तो सपोज करिए अभी जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जो गिवन था क्वेश्चन, तो हमने उसको कहा कि उसके सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करिए। तो जब सारे बॉन्ड्स को उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे फार्मूले को कंप्लीट फार्मूला बोला जाता है। और अगर उसके कुछ बॉन्ड्स को ओमिट कर दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, या कुछ सारे बॉन्ड्स को गायब कर दिया जाए, तो उससे कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं C4H8 का, यानी ब्यूटेन का। तो C4H8 को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, 3 2 5 5 10 ब्यूटेन, सॉरी C4H10 होता है, सॉरी। तो ये हो गया, और 4 कार्बन। एक तरीका इसको ऐसे भी लिखने का हुआ कि हमने ऐसे लिख लिया, दूसरा तरीका ये हुआ कि हमने क्या किया, CH2 लिखा, CH3 लिखा और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लिख दिया ऐसे। A B C। ब्यूटेन को हम, ब्यूटेन के फार्मूले को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और एक ये खुद भी, इसको भी आप बना लीजिए D। तो इसमें किसको हम लोग कंप्लीट फार्मूला बोलते हैं, किसको कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं। तो कंप्लीट फार्मूला हम इसको बोलेंगे क्योंकि इसके सारे बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंप्लीट का मतलब पूरा, जब उसके सारे बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फार्मूला। कंप्लीट फार्मूला। और जब उसके कुछ बॉन्ड्स को गायब कर दें या सारे बॉन्ड्स को गायब कर दें, जैसे इसमें से इससे आए हम, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड गायब होता गया है, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बाकी है। तो कुछ बॉन्ड यहाँ पे गायब हुए हैं और यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड गायब हो गए हैं, कोई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है ए में। तो कुछ गायब हो या सब गायब हो जाए, इन दोनों केसेस में इसको हम कंडेंस्ड फार्मूला बोलेंगे। कंडेंस्ड। तो कंप्लीट फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला आप समझ गए होंगे। कंप्लीट फार्मूला का मतलब जब उसके सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हुए उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो कंप्लीट फार्मूला होगा, और उसके कुछ या सारे बॉन्ड्स को ओमिट कर दिया जाए तो ऐसे फार्मूले को हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं तब भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब उसके सारे एलिमेंट के, एक टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया, जैसे कार्बन 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 अलग अलग नहीं लिखा है, सारे कार्बन एक साथ, सारे हाइड्रोजन एक साथ, तो ऐसे को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस पे भी क्वेश्चन अभी है आपके एक्सरसाइज में कि कोई फार्मूला दिया होगा और उसका आप कंप्लीट फार्मूला बनाएं या कंडेंस्ड फार्मूला बनाएं। इसी में एक जो नेक्स्ट है वो बॉन्ड लाइन फार्मूला है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब भाई ये कौन से भूत का नाम हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। 3 क्या कम थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला, के एक और आ गया बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला से क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को भी गायब कर दिया जाता है, बस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन हाइड्रोजन को गायब करते हैं। उसके अलावा अगर कोई और भी एलिमेंट आता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, गायब कर देते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है CH3 CH2 CH2 CH3, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ब्यूटेन को। तो एक ऐसे लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन। अगर यहीं पे डबल लाइन हो जाएगी तो ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3
चार है यहाँ पे कार्बन, और जब 4 कार्बन और सभी जब सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसमें ऐसे फार्मूले को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें बस क्या किया जा रहा हो, बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो और किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा रहा हो। जैसे मान लीजिए इसी में कुछ ऐसे अगर है कोई एग्जाम्पल कि यहाँ पे CH3 है सेकेंड नंबर कार्बन से, तो हम यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन से एक और ऐसे बना दिए, हो गया CH3, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे इससे Cl जुड़ा हो, Cl, तो हमें इसमें Cl दिखाना पड़ेगा यहाँ पे Cl, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को तो हम गायब कर देते हैं, लेकिन अगर कोई और एलिमेंट आता है तो उसको गायब नहीं करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH बॉन्ड OH, CH3। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। फिर कार्बन से CH2 तो एक CH2 बन गया, ठीक है, ये हो गया। फिर उससे एक और कार्बन जुड़ा है तो उसको थोड़ा सा हमने ऐसे कर दिया, एक और कार्बन। फिर उससे एक और कार्बन जुड़ा है तो उससे एक और कार्बन कर दिया। इस कार्बन से OH जुड़ा है तो यहाँ पे हमने OH लिख दिया, हो गया ये हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इसका, CH2, CHOH, CH3 का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसका आपको कंप्लीट फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है आपको, ठीक है। कंप्लीट फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको लिखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अब इस पार्ट को बस यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ को कि कैसे, और हम लोगों को आगे क्या देखना है, जैसे क्लासिफिकेशन इसमें हम देखेंगे और उनका नेमिंग देखेंगे कि कैसे नेमिंग करना होगा। जो नेमिंग होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। क्लास 10th में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, इसमें और ज़्यादा डिटेल में देखना है। तो आज इस पार्ट को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमारा एफर्ट जो है वो थोड़ा सा यूज़फुल हो जाए। थैंक यू।